तो आपकी कहानी शुरू होगी रियल नंबर से। रियल नंबर्स के बाद जो दूसरा चैप्टर है दैट इज पॉलिनोमियल। पॉलिनोमियल के बाद नहीं, लीनियर इक्वेशन इन टू लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। आप मोटा मोटी देखोगे तो ये तीनों चैप्टर आपकी 9th क्लास में थी, तो इसको कहीं ना कहीं उसके आगे ले जानी बात हो गई। और चौथा होगा क्वाड्रेटिक इक्वेशन, और पांचवा होगा अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। मैं सही बोल रहा हूं? ये मोटा मोटी आपका अलजेब्रा पोर्शन है, राइट? दिस इज योर अलजेब्रा ब्लॉक, है ना, जिसमें आपके 5 चैप्टर्स आएंगे। फिर आप खोलोगे अपनी ज्योमेट्री सेक्शन, जिसमें स्टार्ट होगी कहानी ट्रायंगल से। ट्रायंगल्स के बाद होगा कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के बाद होगी ट्रिग्नोमेट्री, इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री। फिर होगा एप्लीकेशन ऑफ ट्रिगो। फिर होगा सर्कल। फिर होगा एरिया रिलेटेड टू सर्कल। फिर होगा सरफेस एरिया वॉल्यूम। तो मोटा मोटी ये बहुत बड़ा मास है आपका, राइट? कितने चैप्टर्स हो गए? 3 3 6 1 7। और तीसरा आपका स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोबेबिलिटी। तो आप देख सकते हो 50% वेटेज आपका पूरी ज्योमेट्री और ट्रिग्नोमेट्री को दिया गया है, और करीबन अराउंड 39-40% आपको दिया गया है अलजेब्रा को, और करीब 10-12% आपको दिया गया है ना? तो इस तरीके से आपके पूरे सिलेबस का डिवीजन है। अगर आप रियल नंबर शुरू करोगे तो आपको देखना है कि रियल नंबर में मोटा मोटी क्या टॉपिक्स आपको पढ़ना है। तो किसी भी टॉपिक की शुरुआत होती है या तो इंट्रोडक्शन से या प्रीव्यू फ्रॉम द प्रीवियस ईयर। तो जैसे आप रियल नंबर है जस्ट अ कंटिन्यूएशन ऑफ व्हाट यू स्टडीड इन क्लास 8th एंड 9th। क्लास 8th में आपने रैशनल नंबर तक पढ़ा था, क्लास 9th में उस कहानी को रैशनल नंबर तक ले गए थे और उसके पूरे ऑपरेशंस को समझा था, नंबर कैसे इवॉल्व करता है एंड ऑल, राइट? जब आप रियल नंबर की बात करोगे तो यू जस्ट नीड टू कीप अ फेंट आइडिया दैट क्या क्या बिग आइडियाज थे पिछले क्लासेस के। तो जब आप रियल नंबर में सबसे पहला पोर्शन देख रहे हो इंट्रोडक्शन और प्रीव्यू फ्रॉम 9th, उसके बाद दूसरी चीज है फंडामेंटल थ्योरम, फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक, और तीसरा है प्रूविंग इरैशनल नंबर एज इरैशनल नंबर। तो ये एक, आप लोग क्लास 9th में थे तो आप लोगों को इंट्रोडक्शन टू यूक्लिडियन ज्योमेट्री पढ़ाया गया था, उसमें आपको एक्सियम्स और थ्योरम से इंट्रोड्यूस कराया गया था। तो थ्योरम को प्रूफ करना आना चाहिए, आपको पता होना चाहिए, उससे पूरा बैकग्राउंड बनता है। तो कहीं ना कहीं हम लोग प्रूफ की कुछ बात करेंगे। यू वुड सी अनदर काइंड ऑफ प्रूफ। अभी तक प्रूफ आपने डिडक्शन से देखा होगा या इंडक्शन से देखा होगा, ये प्रूफ आपको प्रूफ थ्रू कॉन्ट्राडिक्शंस देखना है। तो कहीं ना कहीं प्रूफ के 2-3 क्लासिकल मेथड्स होते हैं टू प्रूव एनी स्टेटमेंट और थ्योरम। तो उसके बारे में हम लोग एक वन ऑफ द वे इसमें जानेंगे। ओके, प्रैक्टिस। तो आज जो मैं लेक्चर में बात करने वाला हूं, मैं एक क्विक रिव्यू लेने वाला हूं आपके क्लास 9th के नंबर सिस्टम का क्विक रिव्यू, ताकि आप लोगों को ये टेंशन ना लेना पड़े कि सर ने कहा है पिछले क्लास को पढ़ना है तो क्या क्या पढ़ना चाहिए। तो आई फर्स्ट टेक अ क्विक रिव्यू ऑफ हाउ द होल नंबर सिस्टम केम इनटू बीइंग, कैसे हम रियल नंबर्स तक पहुंचे, राइट? तो बहुत क्विकली जाएंगे और किसी भी नंबर सिस्टम्स को कैसे पढ़ा जाता है उसके बारे में एक अंडरस्टैंडिंग बनाएंगे। तो जैसा कि आप जानते हैं द स्टोरी बिगैन विथ नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर्स क्या होती है? काउंटिंग नंबर्स आर कॉल्ड नेचुरल नंबर्स। आप छोटे बच्चे थे तो आपको काउंटिंग आती थी, इसलिए आपके लाइफ में वो नेचुरली आया, यू स्टार्टेड कॉलिंग इट नेचुरल नंबर। 1 2 3 4 5 6 7 8 दीज आर योर नेचुरल नंबर्स। उसके बाद जब आप नेचुरल नंबर की प्रॉपर्टी से आगे बढ़े, 2 नेचुरल नंबर को ऐड करके देखा, 2 नेचुरल नंबर को मल्टीप्लाई करके देखा, तो आपने देखा दोनों नेचुरल नंबर है। फिर जब आपने 2 नेचुरल नंबर को सब्ट्रैक्ट किया
तो देखा जीरो आ रहा है, या तो नेचुरल नंबर आ रहा है, या जीरो आ रहा है, या नेगेटिव ऑफ नेचुरल नंबर आ रहा है। तो आपकी लाइफ में अचानक से नेचुरल नंबर के बाद एक नया नंबर इंट्रोड्यूस हुआ, जीरो। जीरो की खास बात क्या थी? आपको जीरो के बारे में बताया गया कि इंडियन मैथमेटिशियंस ने जीरो को सबसे पहले डिस्कवर किया या इन्वेंट किया। वो हमारे सिस्टम में प्लेस सिस्टम की कॉन्सेप्ट लाया, जिसकी वजह से मैथ्स में एक रेडिकल चेंज आया और रिवोल्यूशनाइज किया पूरे मैथमेटिक्स को। तो जीरो होल्ड्स अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन द लाइफ ऑफ मैथमेटिक्स, और जिसका श्रेय इंडियन मैथमेटिशियंस को जाता है, ब्रह्मगुप्त, आर्यभट्ट, इन लोगों को जाता है ना। होल नंबर, आपने नेचुरल नंबर से प्रॉपर्टी को कहाँ बिल्ड कर दिया? होल नंबर की तरफ, जीरो को इंक्लूड करते ही। और जीरो के बारे में आपको बताया गया कि आप किसी भी संख्या को जीरो से अगर जोड़ोगे तो वो संख्या एज इट इज रहेगी, किसी संख्या में से जीरो घटाओगे तो एज इट इज रहेगी, किसी संख्या में जीरो को गुना करोगे तो वो शून्य बन जाएगा, जो शून्य से टकराएगा वो शून्य बन जाएगा। शून्य से किसी भी संख्या को डिवाइड किया जाए, जीरो डिवाइडेड बाई सेवन, जीरो डिवाइडेड बाई सेवन, तो वो जीरो होगा। लेकिन आप किसी नॉन जीरो संख्या को जीरो से डिवाइड नहीं कर सकते, मतलब डिनोमिनेटर में जीरो नहीं डाल सकते। ये मैथमेटिकल क्राइम माना जाता है। डिनोमिनेटर में जीरो डालना एक इलीगल एक्टिविटी है, इट्स अ क्राइम। तो जब भी आप डिनोमिनेटर को देखोगे, यू हैव टू मेक श्योर यू डोंट वांट टू सी जीरो देयर। और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है जिसको आपको हमेशा जिंदगी भर के लिए, जब तक गणित के साथ आपका साथ है, इस बात को याद रखना है कि शून्य कभी भी डिनोमिनेटर में नहीं दिखेगा, और कोई भी दिखा तो उसे हम क्या कहेंगे? नॉट डिफाइंड। तो कहीं ना कहीं मोटा मोटी नंबर दो तरीके के होते हैं, एक डिफाइंड और दूसरा बिफोर ब्रह्मगुप्ता, बिफोर आर्यभट्टा, बिफोर जीरो बीइंग इन्वेंटेड, जब जीरो की अलजेब्रा हमें नहीं पता थी, जीरो कोई होता है नहीं पता थी, तो जीरो कहाँ था? अनडिफाइंड टेरिटरी में था। तो कहीं ना कहीं नंबर अनडिफाइंड से डिफाइंड में इवॉल्व होती रहती है। जैसे कि नेचुरल नंबर में जब मैंने जीरो डाला तो होल नंबर आया, और जब आप नेगेटिव नेचुरल नंबर्स की बात करोगे तो आपको पता है ह्यूमैनिटी को कितना वक्त लगा नेचुरल पॉजिटिव नेचुरल नंबर से नेगेटिव नेचुरल नंबर तक पहुंचने में? लगभग इतना ही, 200 या 2000 साल टाइप्स लगा टू गो फ्रॉम नेचुरल नंबर्स टू इंटीजर। तो जो चीज हम 2 सेकंड में कर रहे हैं, वो ह्यूमैनिटी को काफी वक्त लगा है जानने में। तो कहीं ना कहीं हमारी जिंदगी में नेचुरल नंबर था, जीरो आया, फिर उसमें नेगेटिव नेचुरल नंबर्स ऐड हुआ, क्या बन गया? इंटीजर्स। नेगेटिव नेचुरल ऐड हुआ तो क्या बन गया? इंटीजर्स। तो हमारे पास 3 परिवार हैं, नेचुरल नंबर, होल नंबर और इंटीजर्स। इन तीनों में सबसे बड़ा परिवार कौन सा है? इंटीजर। उसके अंदर समाता है होल नंबर, और उसके अंदर समाता है नेचुरल नंबर। तो मैं कह सकता हूं एवरी इंटीजर इज ए नेचुरल नंबर? नो, इट्स अ फॉल्स स्टेटमेंट। एवरी नेचुरल नंबर इज एन इंटीजर। तो इस तरीके से आपको अंडरस्टैंडिंग बनाई गई थी, जो कि 9वीं क्लास में आपने ऐसे सवाल सॉल्व भी किए होंगे। जब आप इंटीजर्स पे पहुंचे तो इंटीजर को इंटीजर से जोड़ा तो क्या मिला? इंटीजर। इंटीजर को इंटीजर से सब्ट्रैक्ट किया तो क्या मिला? इंटीजर। इंटीजर को इंटीजर से गुना किया तो क्या मिला? इंटीजर। जब इंटीजर को इंटीजर से डिवाइड किया गया तो आपको रुकना पड़ा। समटाइम्स यू वर गेटिंग इंटीजर, समटाइम्स यू वर गेटिंग समथिंग लाइक अ फ्रैक्शन, राइट? और जब आप इंटीजर को इंटीजर से डिवाइड कर रहे थे तो डिनोमिनेटर में जीरो डाल रहे थे क्या? नहीं, वो तो डालना अलाउड ही नहीं है। तो आप डिनोमिनेटर में क्या डाल रहे थे? नॉन जीरो इंटीजर, नॉन जीरो। तो जब इंटीजर अपॉन इंटीजर कर रहे हो तो डिनोमिनेटर में जीरो नहीं डाल रहे हो, क्योंकि जीरो तो इंटीजर है। तो अगर आप इंटीजर अपॉन इंटीजर बोल रहे हो तो आप थोड़े से कैजुअल हो गए, है ना? कैजुअल हो गया ना ये, इंटीजर अपॉन इंटीजर। तो क्या बोलना चाहिए? इंटीजर अपॉन नॉन जीरो इंटीजर, इंटीजर अपॉन नॉन जीरो इंटीजर। तो आपके पास नया नंबर आया, इंटीजर अपॉन इंटीजर, वेयर डिनोमिनेटर इज नॉट इक्वल टू जीरो। आप बचपन से फ्रैक्शंस को ऐड कर रहे हो, सब्ट्रैक्ट कर रहे हो, मल्टीप्लाई कर रहे हो, डिवाइड कर रहे हो, व्हाट यू आर गेटिंग? ऑलवेज अ फ्रैक्शन। इवन इफ यू आर गेटिंग अ नेचुरल नंबर, दैट इज ऑल्सो अ फ्रैक्शन। 3 is 3 upon 1,
तो आपने देखा इंटीजर अपॉन इंटीजर प्लस इंटीजर अपॉन इंटीजर, इंटीजर अपॉन इंटीजर इंटू इंटीजर अपॉन इंटीजर, इंटीजर अपॉन इंटीजर माइनस इंटीजर अपॉन इंटीजर, और इंटीजर अपॉन इंटीजर डिवाइडेड बाय नॉन जीरो इंटीजर, क्योंकि डिनोमिनेटर हम जीरो डाल नहीं सकते हैं. यू वर गेटिंग इंटीजर अपॉन इंटीजर एज योर आंसर. तो फाइनली आप हम लोगों ने एक ऐसा सिस्टम बिल्ड किया, ऐसा फैमिली बिल्ड किया जिसमें ऐड, सब्ट्रैक्ट, मल्टीप्लाई और डिवाइड चारों ऑपरेशन से अपने ही परिवार के सदस्य को वो पैदा कर रहा है. इसको हम एक रैशनल तरीके से देखते हैं कि काफी रैशनल बिहेवियर है इस सिस्टम का. तो हम इस नंबर को क्या कहेंगे? रैशनल नंबर. कहीं ना कहीं रैशनल नंबर का जो ओरिजिन है वो रेशो से भी आता है, बट मोटा मोटी हम इस तरीके से समझेंगे कि रैशनल मतलब अंग्रेजी में क्या होता है? रीजनेबल, बहुत ही समझदार. अगर मैं बोलूंगा अर्जुन इज अ वेरी रैशनल पर्सन, इसका मतलब क्या है? अर्जुन काफी समझदार और रीजनेबल लड़का है. और मैं बोलूंगा तुम्हारा नाम वैभव, अपूर्व, अपूर्व इज अ वेरी इरेशनल बॉय, इसका मतलब क्या है? ही इज वेरी इरेटिक, ही इज वेरी, जहां पे जैसे मान लो स्कूल में कैजुअल पहन के आ जाना, शूज पॉलिश करके ना जाना, दीज आर इरेशनल बिहेवियर, क्योंकि स्कूल में अच्छे यूनिफॉर्म में जाना चाहिए, साफ सुथरे कपड़े में जाना चाहिए, है ना? ओके. तो इस तरीके से हमारी पूरी परिवार हुई और रैशनल नंबर का डेफिनेशन बना. क्या था? नंबर विच कैन बी रिप्रेजेंटेड इन द फॉर्म ऑफ p by q, integer upon integer, p where p and q are integers and q is not equal to 0. यहां तक आप 8वीं कक्षा तक पढ़े थे, यहां तक कोई दिक्कत? इसमें क्लोजर प्रॉपर्टी भी मैं समझा गया बिना नाम लिए हुए, है ना? क्लोजर प्रॉपर्टी जानते हो ना? नेचुरल नंबर प्लस नेचुरल नंबर इज इक्वल टू नेचुरल नंबर. सो नेचुरल नंबर इज क्लोजर इन एडिशन, बट नेचुरल नंबर डज इज नॉट क्लोजर इन डिवीजन और सब्ट्रैक्शन. तो इस तरीके से आप देखोगे तो इस कहानी में 8वीं तक की पूरी सार थी. 9वीं क्लास में जब जाते हो, अच्छा एक चीज मैं मिस करके आपको बताना कि जब 8वीं क्लास में थे तो आप सबको नंबर लाइन पे पुट कर रहे थे, है ना? आप नंबर लाइन ड्रॉ करते थे, उसमें एक रेफरेंस पॉइंट डालते थे, उसे 0 कहते थे, उससे 1 यूनिट जंप किया तो आप 1 कहे, 2 यूनिट जंप किया 2, 3, 4, 5, -1, -2, -3, -4, और फिर 0 और 1 के बीच में इन्फिनाइट फ्रैक्शंस, तो 1 और 2 के बीच में भी इन्फिनाइट फ्रैक्शंस, बिटवीन टू फ्रैक्शंस देयर आर इन्फिनाइट फ्रैक्शंस. इस तरीके से आपने अपने पूरे नंबर सिस्टम को, लाइन को बिल्ड किया. यहां तक लाइफ सही चल रही थी. फिर 9वीं कक्षा में एक नंबर आया, इरेशनल नंबर, जैसा कि इसका नाम है, बड़ा ही इरिटेटिंग नंबर है ना? अचानक से ये कहां से आ गया? तो इरेशनल नंबर का अगर आप देखोगे तो ओरिजिन क्या है? आप लोग क्लास 7th में या 8th में आपको इससे इंट्रोड्यूस किया जाता है. क्या होता है पाइथागोरस थ्योरम? अच्छा आप लोग 10वीं कक्षा में हो. आई शुड नॉट रिमाइंड यू टू टेक नोट्स, योर नोटबुक शुड बी रेडी एंड कीप मेकिंग नोट्स. क्या होता है पाइथागोरस थ्योरम? सबसे पहले इसने बोला राइट एंगल ट्रायंगल, है ना? तो पाइथागोरस थ्योरम इज अ स्टेटमेंट और अ थ्योरम अबाउट नॉट एनी रैंडम ट्रायंगल बट right angle triangle. What's the statement? तो कहीं ना कहीं राइट एंगल ट्रायंगल में अगर मैं ये राइट एंगल ट्रायंगल आपके लिए ड्रॉ करता हूं, ये राइट एंगल ट्रायंगल जो मैंने आपके लिए ड्रॉ किया, इसमें इसने 3 वर्ड्स बोले, हाइपोटेन्यूज, बेस, एल्टीट्यूड या परपेंडिकुलर, दोनों सेम ही चीज है. ये तीनों चीजों को रिकॉग्नाइज कर पाते हो? इसमें हाइपोटेन्यूज क्या है? द लॉन्गेस्ट साइड. दिस इज योर hypotenuse. But what is base here and what is altitude here? क्यों ये बेस क्यों नहीं हो सकता? राइट, डिपेंड करता है. तो हम जब तक कुछ नहीं पता हो हम इसे लेग्स कहेंगे. क्या कहेंगे? लेग्स कहेंगे. और हम जब इस एंगल को थीटा, ये जो भी एंगल है थीटा, जो कि एक्यूट एंगल होगा, इस एंगल को अगर हम बेस एंगल बोलते हैं तब ये क्या बन जाएगा? बेस. और ये क्या बन जाएगा? परपेंडिकुलर. तो वन मस्ट बी वेरी क्लियर कि रेफरेंस क्या है. अगर मैं इस एंगल को बेस एंगल बोल रहा हूं
तो ये आपका बेस होगा और ये आपका परपेंडिकुलर होगा। जब आप रेफरेंस नहीं शो करना चाहते तो यू कैन से लेग्स। तो क्या पाइथागोरस थ्योरम इसने कहा? हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इज इक्वल टू एल्टीट्यूड स्क्वायर प्लस। पाइथागोरस बहुत करीबन 3000 साल पहले, 2500-3000 साल पहले, आई थिंक 500 बीसी के करीब में एग्जिस्ट करते थे। उस समय ना अलजेब्रा नहीं था। उस समय ना ये लोग अल्टीट्यूड स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर इज इक्वल टू हाइपोटेन्यूज स्क्वायर। तो पाइथागोरस अगर अचानक से उनको जगा दिया जाए और बोला जाए कि ये सही बोल रहा है तो बोलेंगे नहीं, पता नहीं क्या बोल रहा है ये। तो ये नया भाषा है, एल्टीट्यूड स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर इज इक्वल टू हाइपोटेन्यूज स्क्वायर, जो कि सही कह रहा है, बट पाइथागोरस को नहीं पता था कि इसको ऐसे कहा जाएगा। तो पाइथागोरस लोग क्या कहते थे, पाइथागोरियंस क्या कहते थे? ये आपका ट्रायंगल है, वो कहते थे अगर आप बेस का स्क्वायर बनाओ, हाइट पे स्क्वायर बनाओ, ये बनेगा नहीं क्या? और हाइपोटेन्यूज पे स्क्वायर बनाओ। इस पे एक स्क्वायर बना दिया, इस पे एक स्क्वायर बना दिया, इस पे एक स्क्वायर बना दिया। एरिया ऑफ दिस स्क्वायर प्लस एरिया ऑफ दिस स्क्वायर वुड बी इक्वल टू एरिया ऑफ दिस स्क्वायर। ठीक है, ये स्टेटमेंट है पाइथागोरस का कि इफ यू मेक स्क्वायर आउट ऑफ बेस, स्क्वायर आउट ऑफ हाइट, स्क्वायर आउट ऑफ हाइपोटेन्यूज, the sum of these two small squares, area of these two, sum of areas of these two small squares would be equal to the area of third square, the hypotenuse square. लेकिन आप लोग, अगर मैं आपसे पूछूं, सिंस आप लोग क्लास 9th में ट्रायंगल पढ़ चुके हो, एरिया निकालना ट्रायंगल के पढ़ चुके हो, अगर मैं आपको बोलूं जस्ट एक पजल है, इफ यू वांट टू से, तब फिर मुझे बताना। अगर मैं इससे इक्विलेटरल ट्रायंगल बना दूं, इससे इक्विलेटरल ट्रायंगल, इक्विलेटरल ट्रायंगल समझते हो, और इससे इक्विलेटरल ट्रायंगल बना दूं, ठीक है, ये तीनों इक्विलेटरल ट्रायंगल है। अगर इसका एरिया ए है, इसका एरिया बी है, तो इसका एरिया क्या होगा इन टर्म्स ऑफ ए एंड बी? अगर ये लेट सी है तो क्या रिलेशन होगा ए बी सी के बीच में? नहीं, एरिया है ए और बी, ए प्लस बी इज इक्वल टू, तो कहीं ना कहीं स्क्वायर बनाओ या इक्विलेटरल ट्रायंगल बनाओ, सेम ही बात है। क्यों? एरिया क्या होता है, क्या होता है? √3/4a²। तो अगर ये ए है, ये बी है, ये सी है, तो इसका एरिया क्या होगा? √3/4a²। इसका एरिया क्या होगा? √3/4, और इसका एरिया क्या होगा? c²। तो आपको ऑलरेडी पता है a² प्लस b² इज इक्वल टू, तो अगर मैं सबके आगे √3/4 लगा दूं तो कोई दिक्कत है? थ्योरी ऑफ इक्वेशन तो कहती है कि लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड में अगर मैं सेम चीज मल्टीप्लाई करूं तो पक्का। लेट्स से ये राइट एंगल ट्रायंगल है और मैं यहां से एक सेमी सर्कल बना दूं, यहां से भी एक सेमी सर्कल बना दूं, टेकिंग दिस एज डायमीटर, और यहां से भी एक सेमी सर्कल बना दूं, एंड लेट्स से दिस एरिया इज ए, this area is B, this area is C. Will the relationship holds? Can I say A plus B equals to C? Why? What is the area of semicircle? Pi r square upon 2. The area of circle is pi r square. So the area of semicircle would be, तो अगर ये साइड ए है, ये साइड बी है, ये साइड सी है, तो इसका रेडियस क्या होगा? a/2।
और इसका क्या होगा, और इसका क्या होगा, तो इसका एरिया हो जाएगा हाफ इंटू पाई इंटू ए स्क्वायर बाई 4 प्लस हाफ इंटू पाई इंटू बी स्क्वायर बाई 4 इज इक्वल टू हाफ इंटू पाई इंटू सी स्क्वायर बाई 4। आप देख रहे हो ये सब तीनों में कॉमन है, तो अगेन थ्योरी ऑफ इक्वेशन जस्टिफाइड। तो आप पाइथागोरस थ्योरम को पिक्टोरियली अपने दिमाग में कैसे रख सकते हो, तीन तरीके से, तीन डिफरेंट डायग्राम से। कैसे, देखो, एक आप यहां से स्क्वायर बना के दिखा सकते हो, राइट। एक आप एक्स वाई जी, और एक आप इक्विलेटरल बना के दिखा सकते हो। तीनों के लिए ट्रू है स्टेटमेंट, ए प्लस बी इक्वल्स टू सी, एक्स प्लस वाई इक्वल्स टू जेड, पी प्लस क्यू इज इक्वल टू आर। बट इवेंचुअली आप उस बात को भी ध्यान में रख सकते हो, एल्टीट्यूड स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर इज इक्वल टू, ठीक है। बट ये तो पाइथागोरस थ्योरम एज ए स्टेटमेंट हुआ है कि इन अ राइट एंगल ट्राइंगल एल्टीट्यूड स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर इक्वल्स टू हाइपोटेन्यूज स्क्वायर। मैथमेटिशियंस ऐसे एक्सेप्ट करते हैं क्या चीजें? सो मैथमेटिशियंस वांट प्रूफ, तो व्हाट शुड बी द प्रूफ ऑफ पाइथागोरस थ्योरम? आप क्लास अभी ट्राइंगल चैप्टर में फॉर्मली इसका प्रूफ समझेंगे, लेकिन मैं आपको एक विजुअल प्रूफ दिखाना चाहता हूं। इट्स अ पावरफुल विजुअल प्रूफ, ठीक है। सो विल ट्राई टू प्रूफ पाइथागोरस थ्योरम। अच्छा, पता है मैथमेटिक्स में बहुत सारे थ्योरम्स आप इनकाउंटर करेंगे। विच थ्योरम हैज द मैक्सिमम नंबर ऑफ प्रूफ्स? Pythagoras theorem. And you know how many proofs it has? 370 plus proofs. और अभी कोई टीनेजर बच्ची थी लास्ट ईयर, उसने प्रूफ किया था पाइथागोरस थ्योरम का नया तरीके से। सो देयर आर सो मेनी वेज टू प्रूफ पाइथागोरस थ्योरम, इट्स सच अ पावरफुल थिंग। तो चलिए आज एक प्रूफ देखते हैं, बड़ा ही स्ट्रॉन्ग सा विजुअल प्रूफ है, ठीक है। गुड न्यूज कि अभी तक मैंने इस क्लास में क्या पढ़ाया जाएगा अभी बताया नहीं है। बैड न्यूज, नाइन्थ की रिव्यू में मैं अभी तक सिर्फ 8th ही तक कराया हूं, अभी नाइन्थ में क्या कराना है वो बचा हुआ है, ठीक है। ओके, आप लोग सब क्लास 8th में एक आइडेंटिटी पढ़े थे, क्या था ये? ए स्क्वायर प्लस 2ab। इसका प्रूफ क्या है? वो तो मल्टीप्लाई कर दिया, और कुछ तरीका? कैन यू विजुअलाइज इट? ए प्लस बी का मतलब क्या होता है? अच्छा, जैसे मान लो ये अगर ए है और ये पिंक बी है, तो ये क्या है? पूरा लेंथ क्या होगा? अग्री करते हो? और अगर मैं एक स्क्वायर बना दूं इसी लेंथ का, जिसका साइड ए प्लस बी है, तो उसका एरिया क्या होगा? ए प्लस बी इंटू ए प्लस बी विच इज ए प्लस बी होल स्क्वायर, राइट और रॉन्ग? तो कहीं ना कहीं मुझे ए प्लस बी होल स्क्वायर का ज्योमेट्रिकल मतलब समझ में आ रहा है कि आई नीड टू इमेजिन अ स्क्वायर हुज साइड इज ए प्लस बी। चलिए आइए जल्दी से देखते हैं। जैसे मान लीजिए ये जो ग्रीन लाइन है ये आपका ए है, और ये जो येलो लाइन है ये आपका बी है ना। फिर आपने यहां पे, सॉरी,
फिर आपने ए ड्रॉ किया, ए ड्रॉ किया, थोड़ा सा रफ डायग्राम बनेगा सो यू कैन इग्नोर दैट। और फिर आपने बी ड्रॉ किया, बी ड्रॉ किया, फिर ए ड्रॉ किया, और फिर बी ड्रॉ किया। तो ये क्या बन गया? स्क्वायर ऑफ साइड ए प्लस बी। तो मैं कह सकता हूं इसका एरिया होगा ए प्लस बी का होल स्क्वायर। अब मैं इस पॉइंट को इस पॉइंट से जोड़ दूं और इस पॉइंट को इस पॉइंट से जोड़ दूं, ठीक है? तो हमने पूरे स्क्वायर को कितने रीजन में डिवाइड कर दिया? दिस इज रीजन 1, दिस इज रीजन 2, दिस इज रीजन 3, दिस इज रीजन 4। ये जो रीजन 1 है वो क्या है? शेप क्या है? इट्स ए स्क्वायर, इट्स ए स्क्वायर, सब स्ट्रेट है। मैंने रफ डायग्राम बनाया ना, तो ये स्क्वायर होगा क्योंकि ये ग्रीन है ए, ये ग्रीन है ए, तो इट्स ए स्क्वायर। व्हाट अबाउट दिस? इट वुड बी a square. B, B. What about this? A rectangle. And this? डायमेंशन क्या है रेक्टेंगल का? तो इसका एरिया क्या होगा? ए स्क्वायर। इसका एरिया बी स्क्वायर, ए बी। So hence we have proved that a plus b whole square is a square plus b square plus 2ab. अब आप सोच रहे हो कि सर पाइथागोरस थ्योरम बोला था, ये क्या करा रहे हो, है ना? चलो इसी में देखते हैं पाइथागोरस थ्योरम कैसे होगा। ये तो समझ में आ गया सबको कि अगर मैं एक स्क्वायर बनाता हूं जिसका साइड क्या है a प्लस बी, तो उसका एरिया होगा a प्लस बी होल स्क्वायर विच इज a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस। तो अब देखो थोड़ा रफ डायग्राम बनाऊंगा। दिस इज a, दिस इज b, राइट? दिस इज a, दिस इज b। अभी तक पुराना ही जैसा डायग्राम है, अब बदलाव आएगा। दिस इज a, ठीक है? उस समय मैंने यहां पे b बनाया था। दिस इज a, दिस इज b, दिस इज a, दिस इज इट अ स्क्वायर? एग्जैक्टली द सेम स्क्वायर, बस मैंने थोड़ा सा ए बी को और ए बी को चेंज कर दिया है, बट एरिया तो चेंज नहीं होगा। तो एरिया इज स्टिल ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। अग्री करते हो? इसका एरिया ही होगा, ठीक है? अब देखो मैं इसको इससे कनेक्ट करूं, मैं इसको इससे कनेक्ट करूं, इससे इसको कनेक्ट करूं। मैंने अपने स्क्वायर को कितने पोर्शन में डिवाइड कर दिया? 4 या 5? 5 रीजन्स में, जिसमें से 4 रीजन्स आपको दिख रहे होंगे क्या है? ट्राइंगल। कैसे ट्राइंगल है? राइट एंगल ट्राइंगल। ये चारों कॉन्ग्रुएंट है क्या? चारों राइट एंगल ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट है? कॉन्ग्रुएंट समझते हो ना? साइड एंगल साइड से हम कह सकते हैं कॉन्ग्रुएंट है। ए बी 90, ए बी 90, ए बी 90, ए बी 90, साइड एंगल साइड, we can say all the 4 are congruent. So can I say this 4 side would be equal? तो क्या मैं कह सकता हूं ये कौन सा क्वाड्रिलेटरल है? अभी नहीं कह सकता, मैं रोम्बस कह सकता हूं। इट्स ए रोम्बस, लेकिन अभी मैं एंगल की बात करेंगे। अब ये रोम्बस तो है फॉर श्योर। अब ये बच्चे ने कहा सर ये रोम्बस नहीं स्क्वायर है। कैसे? देखो, इसने कहा कि सर मान लो ये एंगल है x डिग्री, कितना है? तो ये एंगल क्या होगा? व्हाट इज x प्लस वाई?
90 डिग्री, क्योंकि ये 90 डिग्री है तो ये दोनों x प्लस वाई 90 डिग्री होगा। अगर ये y है तो ये एंगल क्या होगा, ये y है तो ये एंगल क्या होगा, देखो a से y होगा, ये स्ट्रेट लाइन है, ये x है ये y है तो ये क्या होगा, व्हाट इज x प्लस वाई, 90 डिग्री, और स्ट्रेट एंगल कितना होता है 180 डिग्री, तो ये क्या होगा, पक्का, तो चारों एंगल 90 डिग्री होगा। सो नाउ वी कैन से दैट दिस इज अ स्क्वायर। अगर ये a है ये b है, ये b है ये a है, तो ये क्या होगा, सो व्हाट विल बी द एरिया, c स्क्वायर। व्हाट विल बी द एरिया ऑफ दिस राइट एंगल ट्रायंगल, हाफ ए बी। देखो इतनी सारी चीजें आप याद करा रहा हूं मैं। एरिया ऑफ राइट एंगल ट्रायंगल क्या होता है, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, तो क्या होगा, ये क्या होगा, कितने हाफ ए बी हैं, तो 4 हाफ ए बी क्या बनेगा 2 ए बी, तो ये हो जाएगा क्या सी स्क्वायर प्लस क्या बचा, इज इक्वल टू, हो गया प्रूफ। सो इट्स अ विजुअल प्रूफ, ठीक है। ऐसे 370 प्लस प्रूफ्स हैं। मैंने कुछ कुछ प्रूफ्स इसके वीडियोस बनाए हैं, आई विल शेयर स्लोली स्लोली विथ यू गाइस, तो आई विल शो यू लॉट ऑफ प्रूफ्स, नॉट फॉर योर बोर्ड एग्जाम but to see that whether you are interested in the subject or not. Does it excite you or not? If it excites you, it means you are meant for the subject. If it doesn't excite you, you have to find something which excites you. Okay? Understood? So, इस तरीके से हमने, but, okay. So, why did I talk about Pythagoras? So, let me take you to some history. Pythagoras was a mathematician, philosopher. Pythagoras was a person जो सबसे पहले बोला था कि this universe speaks in the language of numbers. बहुत रिस्पेक्ट और इससे देखते थे, ऑ से देखते थे। तो पाइथागोरियंस कहते थे जो पाइथागोरस के फॉलोअर्स थे। तो उन्होंने कहा कि हमने जिंदगी की गुत्थी सॉल्व कर ली है, सारी गुत्थी नंबर्स में छुपी है, और सारे नंबर्स का ज्ञान किसके पास है, पाइथागोरियंस के पास है। और पूरे नंबर्स, रैशनल नंबर्स तक की कहानी उन लोगों को सबको पता था, म्यूजिक से जोड़ दिया, सबसे जोड़ दिया, देयर इज अ रिलेशनशिप बिटवीन नंबर एंड म्यूजिक, पाइथागोरियंस वाज द फर्स्ट पर्सन टू कनेक्ट दैट डॉट। तो वो लोग क्या करते थे, वो लोग राइट एंगल ट्रायंगल ऐसे बनाते थे, ऐसे राइट एंगल ट्रायंगल बनाते थे, जैसे यहाँ पे ये 4 है, ये 3 है, ये 5 है ना, सबसे क्लासिकल पाइथागोरियन ट्रिपलेट्स, बेस 3, हाइट 4, हाइपोटेनस 5। तो यहां पे वो 4 पेबल्स डाल देते थे, 4 पेबल्स, 3 पेबल्स, 5 पेबल्स। तो 3, 4 में 3 पेबल्स डाला, 4 डाला, 5 डाला। वो परेशान कब हो गए, जब उन्होंने डाला 1 1, तो यहां पे डाला एक पेबल, यहां पे डाला एक पेबल, उन्हें समझ में नहीं आ रहा था यहां पे क्या डालें, उन्हें समझ में ही नहीं आ रहा था वहां पे क्या डाला जाए, क्योंकि कुछ भी मैच नहीं कर रहा था। वो 1.5 देख रहे हैं, 1.5 मैच नहीं कर रहा है, 1.4 देख रहे हैं, 1.4 मैच नहीं कर रहा है। सो दे वर लाइक कि देयर आर समथिंग विच इवन पाइथागोरियंस डोंट नो। अब अचानक से आपको पता चलेगा कि जो मैं एज ए मैथ्स टीचर तुम्हारे सामने खड़ा हूं, और मैं अचानक से सोचूं कि अरे इन लोगों को पता चल जाएगा कि मुझे रियल नंबर का ये क्वेश्चन नहीं आता है, तो फिर मैं क्या करूंगा, स्किप कर दूंगा, फिर जाऊंगा रात को पढ़ूंगा, कुछ कुछ लिख गया, या बोलूंगा कि ये सवाल आता ही नहीं है, गलत सवाल है, बात ही नहीं करूंगा उसके बारे में, छुपाने लगूंगा। तो ऐसा कुछ लोगों के मन में रहता है, जो खास करके पीपल ऑफ पावर होते हैं और उनको अपना पावर रिटेन करना होता है, तो दे ट्राई टू डू सच मीन्स। बट उसमें ही बहुत सारे ऐसे भी लोग होते हैं जो आगे बढ़ के बोलते कि नहीं, वी नीड टू प्रोपोगेट इट, वी नीड टू टॉक अबाउट इट, वी नीड टू फाइंड ट्रूथ अबाउट इट। तो पाइथागोरियंस वर लाइक
लेट्स नॉट टॉक अबाउट इट. व्हाट इज दैट? इट इज समथिंग जिसका स्क्वायर 2 है, बट वो है क्या पता नहीं. दे आर नॉट एबल टू पुट इट इन डेसिमल्स और फ्रैक्शंस. उसी में एक बंदा था हिपासस, a Pythagorean only. So he was more like a mathematics person who wants us to teach and preach about this number. तो उन्होंने क्या डिसाइड कि nobody is going to talk about it. So now Hippasus said, let's do it. तो उसने वो खतरा का खेल किया. And then he started talking about this square root 2, square root 3, square root 5, square root 7. Now Pythagoreans got really pissed off with him. तो इट इज सेड कि भैया उनकी जो डेथ हुई है उन्हें मार दिया गया, उन्हें जहाज से फेंक दिया गया, या तो बहुत सारे अकाउंट्स हैं डिफरेंट बहुत. सिंस ये बात 2,500-3,000 साल पुरानी है, तो आप बस डॉक्यूमेंट्स के तहत इसको देख सकते हैं, है ना. तो मोटा मोटी इरेशनल नंबर के लिए कत्लेआम भी हुई है. दैट इज द आइडिया. एंड आई जस्ट गेव यू दिस स्टोरी सो दैट यू नो कि कोई भी चीज आती है आफ्टर अ सर्टेन पेन. ठीक है. अब आप सोच रहे हो कि हिपासस को क्या जरूरत था ये सब करने का, हम लोग सही तो थे, इरेशनल नंबर नहीं पढ़ना पड़ता, है ना. हाँ सही बात है. ओके, सो इरेशनल नंबर्स का सेंस कहां से आता है? अगर आप लोग याद करो, जब आप नंबर लाइन पे थे, ठीक है, जब आप नंबर लाइन पे थे तो आप इसे कहते थे 0, इसे कहते थे 1, इसे कहते थे 2, और आप कहते थे बिटवीन एंड 0 एंड 1 कोई भी दो फ्रैक्शन के बीच में इनफिनाइट फ्रैक्शंस है. तो आपको लगता था ये पूरा भरा हुआ है, ये पूरा सॉलिड लाइन है ना. लेकिन आप √2 प्लेस नहीं कर पा रहे थे. तो फिर आप इसको √2 को प्लेस कैसे किए? आपने कहा कि चलो ये 1 मान लेते हैं, ये 1 है, एक हाइट बना लिया 1, तो ये क्या बन गया? √2. कॉम्पस से लिया, काट दिया, ये पॉइंट क्या बना? √2. सो देयर इज अ एग्जैक्ट पॉइंट कॉल्ड √2 जो कहां पे लाई कर रहा है? समवेयर 1.414 के आसपास, बट वो 1.414 के बराबर नहीं है, क्योंकि 1.414 इज अ रैशनल नंबर. तो दिस इज एन इरैशनल नंबर √2. हाँ, तो यहां से स्टोरी स्टार्ट हुई इरैशनल नंबर की. और आपकी जिंदगी में रैशनल नंबर के साथ एक और नंबर जुड़ा, इरैशनल नंबर. और रैशनल और इरैशनल के पूरे परिवार को हम क्या कहते हैं? रियल नंबर्स. और यही था 9वीं क्लास का पढ़ाई, जिसमें आपने रियल नंबर्स को जोड़ना सीखा, घटाना सीखा, मल्टीप्लाई करना सीखा, रैशनलाइज करना सीखा. जैसे 2 + √3 का रैशनलाइजिंग फैक्टर क्या है? 2 - √3, 2 माइनस. तो ये सारी चीजें आपने 9वीं कक्षा में सीखी, जिसे सर्ड्स भी कहते हैं. और आपने पावर्स की कहानी सीखी, एक्सपोनेंट्स की. तो ये थी मोटी मोटी 9वीं क्लास की. तो अब स्टार्ट करते हैं आपका. तो अब एक्चुअली में शुरू होगा आपका रियल नंबर. तो कोई सवाल है अब तक? कोई भी दिक्कत नहीं? 9वीं क्लास का नंबर सिस्टम से रिलेटेड कुछ ऐसा चीज जो आप मिस कर गए हो? आप इरेशनल नंबर्स को नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करना जानते हो, ठीक है. आप ये पूरी कहानी समझते हो कि नेचुरल नंबर क्या है, होल नंबर क्या है, इंटीजर क्या है, रैशनल नंबर क्या है, इरेशनल नंबर क्या है. और रैशनल से इरेशनल से बीच में पाइथागोरस की बात की थी, जस्ट फॉर टू मेक यू एन अंडरस्टैंडिंग. So now coming to the most important aspect of your class 10th board examination, that is fundamental theorem of arithmetic. 9वीं कक्षा में अब तक जितने भी चीजें हमने बात की, इतनी ही पता होगी तो काफी है, ठीक है. जब हम फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक की बात करते हैं तो क्या होता है? यह अच्छा है, अच्छा आंसर दिया इसने. देखो क्या होता है मोटा मोटी, अभी हम लोग सिर्फ नेचुरल नंबर की दुनिया में रहेंगे. किसकी दुनिया में? नेचुरल नंबर की दुनिया में. अब नेचुरल नंबर की दुनिया स्टार्ट होती है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 से. तो इसमें जो नंबर होते हैं 1 1 को अलग कर दो, ठीक है.
2 3 4 5 6 7 8 9 10 जो नंबर्स होते हैं उसमें एक नंबर होता है प्राइम नंबर और एक होता है कंपोजिट नंबर। क्या होता है प्राइम नंबर्स? जिनके केवल दो ही फैक्टर होते हैं, इसलिए वन को अलग कर दिया जाता है। वन का सिर्फ एक ही फैक्टर है। जिसके दो फैक्टर्स होते हैं और दो ही फैक्टर्स होते हैं, उससे ज्यादा नहीं ना उससे कम, उस नंबर्स को हम क्या कहते हैं? प्राइम नंबर्स। और जिसके दो से ज्यादा फैक्टर्स होते हैं उसे हम कहते हैं कंपोजिट नंबर। तो प्राइम नंबर्स का मतलब क्या है? व्हाट इज द फंक्शन ऑफ प्राइम नंबर्स? अगर तुम नंबर थ्योरी के हिसाब से सोचो या एक बिल्डिंग ब्लॉक के हिसाब से, लेगोस खेला है लेगोस? तो अगर लेगोस के हिसाब से सोचो तो प्राइम नंबर्स आपके बिल्डिंग ब्रिक्स हैं। कैसे? जैसे आपको 21 यूनिट्स का टावर खड़ा करना है, 21 यूनिट्स का टावर खड़ा करना है, तो एक तरीका जो सबसे बेसिक है कि सर एक एक वाला 21, इसलिए एक को अलग कर दिया जाता है कि एक की बात नहीं किया जाएगी। एक तो सबसे बेसिक ब्रिक हो गया कि 1 यूनिट की ब्रिक्स लगा दी। दूसरा तुम एक और ब्रिक्स यूज कर सकते हो, कौन सा? या तो 3 का ब्रिक्स 7 बार, या 7 का ब्रिक 3 बार। तो ये जो 7 का ब्रिक है ना, इसको फर्दर तुम नहीं तोड़ सकते, या जो 3 का ब्रिक है ना उसको फर्दर नहीं तोड़ सकते एक्सेप्ट फॉर 1। उस ब्रिक्स को प्राइम नंबर्स कहते हैं। जैसे कि 13, इज इट अ प्राइम नंबर? यस, इसको नहीं तोड़ सकते। 12, इज इट अ प्राइम नंबर? नो, इसको तोड़ सकते हो, 2 के ब्रिक्स पे तोड़ सकते हो, 3 के ब्रिक्स पे तोड़ सकते हो, 6 तो फर्दर और टूट जाएगा ना। तो कहीं ना कहीं प्योर फॉर्म जो आता है ना, प्योर फॉर्म, दैट इज प्राइम नंबर्स। सो प्राइम नंबर्स आर बेसिकली बिल्डिंग ब्लॉक्स। तो ईटा या तो 1 यूनिट का होगा, या 2 यूनिट का, या 3 यूनिट का। 4 यूनिट का ईटा बनाने की जरूरत, क्योंकि 2 से 2 बन जाएगा। 5 यूनिट का ईटा होगा, 6 का बनाने की जरूरत। 7 का ईटा होगा, 8 की जरूरत नहीं, 9 की जरूरत नहीं, 10 की जरूरत नहीं, 11 का ईटा बनाना होगा, या तो 1 या तो 11। सो प्राइम नंबर्स आर बेसिकली द बिल्डिंग ब्लॉक्स। और उसको कैरेक्टरिस्टिक वाइज, प्रॉपर्टीज वाइज देखोगे तो वो सारे नंबर्स जिसके सिर्फ 2 फैक्टर्स हो, 1 या वो खुद। समझ गए? सो प्राइम नंबर्स आर लाइक बिल्डिंग ब्लॉक्स। तो इस बच्चे ने कहा कि कोई भी कंपोजिट नंबर हो उसको एज ए प्राइम फैक्टराइजेशन यूनिकली लिखा जा सकता है। द ओनली, यूनिक समझते हो? यूनिकली। जैसे 12 है, तो 12 क्या होता है? 2 स्क्वायर इंटू। अब ऐसा कोई और नंबर नहीं हो सकता जिसका रिप्रेजेंटेशन ऐसा हो। ठीक है, इसे कहते हैं फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक। इस स्टेटमेंट को सबसे पहले देखा गया था कहां? आप लोग 9वीं कक्षा में एक चैप्टर स्टार्ट करते हो जो आपकी यूक्लिडियन ज्योमेट्री को शुरू करता है। क्या कहते हैं उसे? इंट्रोडक्शन टू यूक्लिडियन ज्योमेट्री। यूक्लिड कौन था? एक मैथ्स टीचर था जो 300 बीसी के टाइम पे था। वो मैथ्स टीचर ने क्या किया? इजिप्ट के आसपास रहता था। उसने क्या किया? उसने एक दिन बैठ के डिसीजन ली कि अब से पहले तक जितने भी मैथमेटिक्स में काम हुए हैं सबको मैं कंपाइल करूंगा, और उस वर्क को आज कहा जाता है द एलिमेंट्स। 13 पार्ट्स में, और ये ह्यूमैनिटी का वन ऑफ द बिगेस्ट मूवर बुक है। मतलब एक ये, अगर आप मैथ्स के ग्रेटेस्ट बुक्स की बात करेंगे तो ये शायद नंबर 1 बुक होगा, द एलिमेंट्स। तो उस बुक के पार्ट 4 में उसने नंबर थ्योरी के फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक का जिक्र किया है, लेकिन उसका प्रूफ एक जर्मन मैथमेटिशियन ने किया जो कि बहुत साल आगे,
and he is one of my favorite mathematician, and his name is Carl Friedrich Gauss. सुना है इसका नाम? Who was Carl Friedrich Gauss? कार्ल फ्रेडरिक गॉस की कंट्रीब्यूशन मैथ्स और फिजिक्स दोनों में बहुत ज्यादा है. ही वॉज बेसिकली अ मैथमेटिशियन. और कार्ल फ्रेडरिक गॉस जब 3 से 4 साल के थे तब से उन्हें प्रोडिजी कहा जाता है. यू नो व्हाट इज प्रोडिजी? एक छोटा सा बच्चा अगर एक एक्सेप्शनली हाई टैलेंट शो एग्जिबिट करता है, जैसे लेट से आप अभी 10वीं कक्षा में हैं और आप लेट से हायर मैथ्स कॉलेज अलजेब्रा के बारे में बात करने लग जाएं, उसकी समझ बन जाए, तो आपको एक प्रोडिजी का दर्जा दिया जा सकता है. आप अपने क्लास के बच्चों से 4-5 साल आगे की चीजों को बड़े आराम से समझने की क्षमता रखते हैं, तो आपको प्रोडिजी कहा जा सकता है. सो कार्ल फ्रेडरिक गॉस वॉज अ प्रोडिजी. जब वो 7-8 साल के थे तो उनके मैथ्स टीचर ऐसे ही मेरी तरह किसी दिन आए क्लास में देखे कि बच्चे लोग थोड़े बैठे हैं और उन्हें कॉफी पीने का मन कर रहा था. तो जब कॉफी पीने का मन कर रहा था तो आप क्या करोगे एज ए टीचर? क्लास को इंगेज कर दोगे. डांटोगे तो उससे क्या होगा? क्लास को इंगेज करना होगा कि कुछ ऐसा सवाल दे दे 7-8 साल के बच्चों को कि वो लोग उसमें उलझ जाएं, एंड देन आई कैन हैव अ कप ऑफ कॉफी. जैसे मैं आपको अचानक से बोलूं कि प्री टेस्ट दो और तुम लोग सबको प्री टेस्ट दे दूंगा और मैं कॉफी एंजॉय करना शुरू करूंगा, है ना? तो कार्ल फ्रेडरिक गॉस ने डिसाइड किया कि चलो, सॉरी, उसके टीचर ने डिसाइड किया कि चलो आज कॉफी पीते हैं ड्यूरिंग द क्लास. तो उसने बोर्ड पे जाके लिख दिया 1 + 2 + 3 + 4 ++ 100. मतलब 1 से लेके 100 तक सारे नेचुरल नंबर्स को जोड़ दो. तो पूरी क्लास जोड़ने लगी और टीचर खुश होके कुर्सी पे बैठने वाला ही था, कॉफी का कप उठाने वाला ही था कि दूर उस कोने से कार्ल फ्रेडरिक गॉस चिल्लाता है आंसर विद इन सम 4-5 seconds, एंड ही शाउटेड द करेक्ट आंसर एंड टीचर गॉट अमेज्ड कि भाई ये 7 साल 8 साल का बच्चा क्या कर गया. तो अब सिंस आप लोग 14 साल के हो, 14 साल के हो ना, तो 14 साल में ऑलमोस्ट डबल. तो बताइए क्या होगा इसका आंसर? बट आप डबल उम्र के हो तो अब तक तो बना सकते हो. हाँ हाँ, सही सोच रहे हो. कैसे बताओ? देखो कार्ल फ्रेडरिक गॉस ने क्या किया. आप लोग सब अपनी आंखों के सामने ना एक रोप इमेजिन करो. कर लिया ये रोप इमेजिन? यस. सो दिस गाय हैज रियली गॉट इट करेक्ट. तो इसका मतलब, इसका कहीं ना कहीं हम देखो ये शॉर्ट्स भी देख रहा है मैथ्स का, तो इसका मतलब है कि ही इज इंटरेस्टेड इन मैथ्स. इट्स वन ऑफ द इंडिकेटर, है ना? तो उसने क्या किया, यू हैव टू इमेजिन अ रोप. सबके आगे, आंखों के आगे रोप आ गया. मस्किन रोप है तुम्हारे आंखों के आगे? पक्का? अब रोप के एक्सट्रीम लेफ्ट में लिखा है 1. दिख रहा है सबको 1 लिखा हुआ? फिर लिखा है 2, फिर लिखा है 3, फिर लिखा है 4, और दूसरे एंड पे लिखा है 100. सबको दिख रहा है वो रोप? वो मैजिकल रोप में सारे नंबर्स दिखने शुरू हो गए. 1 2 3 4 5 6, कहां तक? 100 तक. नाउ फोल्ड दैट रोप. रोप को फोल्ड कर दिया. 1 के आगे क्या आ गया? 1 के आगे क्या आया? अगर मैं रोप को फोल्ड करूं 100, और 2 के आगे 99, और 3 के आगे 98, और 4 के आगे, और 5 के आगे 1 + 100, 2 + 99, 3 + 98, 4 + 97, 5 + 96. बीच में आ जाओ 50 and 51, 101. How many pairs? 50 into 101,
50 into 100 is 5000, 50 into 1 is 50, 5050. So इससे पता चलता है कि गॉस was very much connected with numbers. एक और मैथमेटिशियन थे श्रीनिवास रामानुजन, सुना है इसका नाम? द मैन हु न्यू इन्फिनिटी। उनके बारे में कहा जाता है कि दिस चैप treated each number, each integer as his best friends. He knew everything about it. तो उनका एक श्रीनिवास रामानुजम साउथ इंडिया के तमिल ब्राह्मण थे और उनकी फॉर्मल एजुकेशन मैथ्स में नहीं हुई थी, बट मैथ्स उनको हमेशा से एक्साइट करता था। तो वो कुछ 2-3 बड़ी गजब की किताबें पढ़ी थी जो आज भी बच्चे आईआईटी की तैयारी के दौरान पढ़ते हैं। एक किताब था एस.एल. लोनी की ट्रिग्नोमेट्री की किताब थी और एक जीएस कार की मैथ्स की किताब थी। ये 2 किताब फैंटास्टिक किताब है, आपको मिल सकती है अभी भी। इस 2 किताबों से उन्होंने अपनी पूरी मैथ्स की शुरुआत की थी और मैथ्स में बहुत आगे तक डिफरेंट रिसर्चेस और रिजल्ट्स और थ्योरम्स निकाले थे जिनका प्रूफ उनको खुद नहीं पता था, वो बस वो निकाल जाते थे क्योंकि उनकी फॉर्मल एजुकेशन मैथ्स में नहीं हुई थी। तो वो अपने रिजल्ट्स, अपने जितनी भी उनकी फाइंडिंग्स आती थी वो अपनी डायरी में लिख के, लेटर्स में डाल के यूएस, ब्रिटेन, यहाँ की यूनिवर्सिटीज को, यहाँ के बड़े बड़े प्रोफेसर्स और मैथमेटिशियंस को अपना वर्क भेजते रहते थे और उनको कोई बहुत अच्छा रिप्लाई कहीं से आता नहीं था। बट उसी टाइम एक मैथमेटिशियन थे हार्डी साहब ने देखा कि अरे भाई ये तो बड़ा बढ़िया काम है। देन ही corresponded back, asked him to come back to Cambridge, है ना। वहां पहुंचे, वहां पे उन्होंने ट्रिनिटी ही था, वहां पे उन्होंने उनको पूरा फॉर्मली बताया गया कैसे प्रूफ होता है। बट ही वॉज अ तमिल ब्राह्मण, व्हेन ही वॉज लाइक ट्राइंग टू कम टू यूके, तो उनको बड़ा ही रेजिस्टेंस मिल रहा था थ्रू देयर फैमिली एंड ऑल, बिकॉज कि वहाँ 7 समंदर पार नहीं किया जाता है, ब्राह्मण्स, हाँ, फूडिंग हैबिट्स उनकी अलग होती है। बट समहाउ उनकी मदर को सपने में उनकी देवी आई और कही कि जाने दो इसे, तो फिर वो शी अलाउड इवेंचुअली हर सन टू गो। वहाँ पहुंचे तो वो बीमार पड़ गए थे क्योंकि उनके खाने का मैच नहीं कर रहा था और उन्हें बहुत कम उम्र में 32 या 34 ईयर्स में ही डाइड, है ना। तो वो भी नंबर्स को ट्रीट करते थे एज हिज फ्रेंड। तो जब वो बीमार पड़े तो हार्डी साहब गए उनसे मिलने। अच्छा, हार्डी भी कम बोलने वाले आदमी, रामानुजम भी कम बोलने वाले आदमी, तो उन दोनों को कॉन्वर्सेशन स्ट्राइक करने के लिए ना थोड़ा सा टाइम लगता था। तो जिस गाड़ी से वो पहुंचे थे उस गाड़ी का नाम था 1729। तो जब वो गाड़ी लेके वहां पहुंचे तो रामानुजम हॉस्पिटलाइज थे, तो उनसे बात करने के लिए ही वांटेड टू स्ट्राइक अ कॉन्वर्सेशन। तो उन्होंने कहा, यार आई गॉट दिस टैक्सी विद दिस नंबर 1729, आई डोंट अंडरस्टैंड व्हाट इज द यूज ऑफ दिस नंबर, वेरी इरिटेटिंग नंबर। तो रामानुजम बोलता है तुरंत, क्विकली ही रिटर्न्स बैक, इट्स अ वेरी इंटरेस्टिंग नंबर 1729। इट्स अ नंबर जिसको, इट्स ए स्मॉलेस्ट नंबर जिसको 2 डिफरेंट तरीके से एज ए सम ऑफ 2 क्यूब्स दिखाया जा सकता है। 1729 से पहले कोई भी ऐसा नंबर नहीं है जिसको एज ए सम ऑफ 2 क्यूब्स 2 डिफरेंट तरीके से दिखाया जा सके। और वो 2 क्यूब्स क्या हैं? 10 क्यूब प्लस 9 क्यूब। 10 क्यूब क्या होता है? 1000। 9 क्यूब क्या होता है? 729। 1000 प्लस 729 1729। 12 क्यूब क्या होता है? 1728। 1 क्यूब क्या होता है? 1। 1728 प्लस 1। तो ये स्मॉलेस्ट नंबर है जिसको एज ए सम ऑफ 2 क्यूब्स 2 डिफरेंट वेज में लिखा जा सकता है। सो दैट वाज हिज रिलेशन विद द नंबर। ठीक है, हाँ, वो अक्सर हार्डी एक कॉन्वर्सेशन में पूछा था कि यार विदाउट प्रूफ हाउ कैन यू कम अप विद सच अमेजिंग रिजल्ट्स एंड ऑल।
और एक्चुअली में हार्डी मेड हिम गो थ्रू दोस फॉर्मल वेज ऑफ प्रूविंग, अदरवाइज हिज वर्क वोंट हैव बीन एक्सेप्टेड कि भैया आप स्टेटमेंट देके नहीं निकल सकते, यू हैव टू प्रूव इट. तो वो इन वन ऑफ हिज स्टोरी ही मेंशन दैट कि भाई मुझसे देवी बात करती है. सो देवी टेल्स मी द बट इट कैन बी अ जोक ऑल्सो बिकॉज ये एक नॉर्मल कॉन्वर्सेशन की बात है. बट ऑल थिंग्स अपार्ट, he was one of the finest mathematician like Carl Friedrich Gauss we talked about. So some of the mathematicians are really जिनकी लाइफ आपको बड़ी एक्साइटिंग और इंटरेस्टिंग लगेगी. तो मैंने आज आपके क्लास में 4 से 5 मैथमेटिशियंस के नाम लिए. किसके किसके नाम लिए? पाइथागोरस, कार्ल फ्रेडरिक गॉस, रामानुजम, यूक्लिड और एक और हिपासस. सैड पार्ट ये है कि किसी ने नोट नहीं किया. तो जो हम लोग सबकी जो सबसे डिसऑनेस्ट फ्रेंड है वो कौन होती है? हाँ, जो बिट्रे करती है. विच इज द मोस्ट डिसऑनेस्ट फ्रेंड? कौन सी ऐसी चीज है जिसकी एन वक्त पे जरूरत पड़ती है और एन वक्त पे काम नहीं आता है? एग्जाम जब देते रहते हो तो क्या नहीं याद आता है? मेमोरी, है ना? याद है जो एन वक्त पे धोखा देती है. मेमोरी एन वक्त पे धोखा देती है, इसलिए कहते हैं मेमोरी इज द मोस्ट डिसऑनेस्ट. और आप लोग उसी के भरोसे आज पूरी क्लास अटेंड कर रहे थे.